नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर आज हम विस्तार से करने वाले हैं चर्चा। शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हो गए हैं। कोर्ट के फैसले ने कैसे सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, आज इस खबर का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। केजरीवाल पर कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। केजरीवाल को राहत के राजनीतिक मायने क्या होने वाले हैं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। 27 में जीत के लिए अखिलेश यादव ने दलित राजनीति के प्रतीक काशीराम पर दांव खेला है। अखिलेश यादव का यह दांव कैसे मायावती को परेशान कर रहा है, यह खबर भी आप सभी के लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट धुल गए दाग। लेकिन शुरुआत कवर स्टोरी की वीडियो रिपोर्ट के साथ। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी को नई जीत मिली है। अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत पार्टी के लिए किसी भी जीत से बढ़कर है। अरविंद केजरीवाल शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सभी आरोपों से मुक्त हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उनके अलावा सभी 23 आरोपियों को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल के दामन पर लगे सीबीआई आरोपों के दाग हट चुके हैं। इन दागों के हटने का असर क्या हुआ है, इसका अंदाजा इन्हीं तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। 1 साल पहले जब दिल्ली में पार्टी की हार हुई थी, इस हार के बाद पार्टी के कई नेता और बड़े चेहरे जैसे पराजय के अज्ञातवास पे चले गए। आम आदमी पार्टी जैसे बेजान पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, इससे पार्टी में उमंग और जोश की नई लहर उठ गई। पार्टी नेताओं के चेहरे खिल उठे। मीडिया के कैमरों पर पार्टी नेताओं की आवाज में खनक वापस लौटा। पार्टी दफ्तर में जोश और उत्साह का संचार हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, नाच गा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जैसे जीत की होली मना रही है। लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करते हुए कौन सी बड़ी बातें कही, पहले आपको वो दिखाते हैं। इसके बाद कोर्ट के फैसले से जांच एजेंसियों पर उठते सवालों और अरविंद केजरीवाल को राहत के सियासी मायनों का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। तो अब कोर्ट से भी मुहर लग चुकी है कि शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोग आरोप मुक्त हैं। आरोपियों को राहत देते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने सीबीआई जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब एक एक कर सवाल जवाब फॉर्मेट में हम आपको अदालत का पूरा आदेश समझाते हैं। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई के आरोपों में कोई दम नहीं मिला, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला, अभियोजन पक्ष केस साबित करने में विफल रहा, केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, केजरीवाल सिसोदिया को बिना किसी ठोस और विश्वसनीय सामग्री के मामले में घसीटा गया। सीबीआई की विस्तृत चार्जशीट में कई खामियां हैं। चार्जशीट में दर्ज गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं। कोर्ट ने सीबीआई जांच में कई खामियां गिनाते हुए एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई।
ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते। वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है, और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते हैं। यहाँ आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये मामला क्या था। दरअसल दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री से जुड़ी नई आबकारी नीति लागू की। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने नीति में आर्थिक गड़बड़ी को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। सीबीआई ने केजरीवाल और सिसोदिया पर पॉलिसी में गड़बड़ी के आरोप लगाए। आरोप ये थे कि नीति को इस तरह से डिजाइन किया गया जिससे निजी कंपनियों को फायदा मिले और आम आदमी पार्टी को रिश्वत। हालांकि कोर्ट ने सभी आरोपों को भ्रामक बता दिया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ईडी और सीबीआई के दम पे राजनीति करने की जो भी कोशिश कर रहे थे आज एक्सपोज हो गई है, और ये एक चीज साबित हो गई है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं। कानून क्या कहता है कि अगर प्रेडिकेट ऑफेंस कोई पहले रजिस्टर हो जाए किसी भी एजेंसी से, चाहे वो सीबीआई है, चाहे दिल्ली पुलिस है या कोई भी पुलिस है जिनको अधिकार है एफआईआर दर्ज करने का, अगर वो प्रेडिकेट ऑफेंस में एफआईआर दर्ज कर देते हैं किसी के खिलाफ, उसके बाद ईडी ही अपनी इंक्वायरी शुरू कर सकती है। उसमें ये बात दूसरी है कि सीबीआई कम एक्यूज बनाए, वो ज़्यादा बना सकते हैं क्योंकि वो कहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग में ये इन्वॉल्व हैं। बट ये लॉ है कि अनलेस देयर इज ए प्रेडिकेट ऑफेंस दे कांट स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन। सिमिलरली अगर अब डिस्चार्ज हो गया तो द ईडी का केस कंटिन्यू नहीं रह सकता। इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। क्या ईडी के केस पर भी इस फैसले का असर पड़ सकता है? केजरीवाल, सिसोदिया को जो राहत मिली है उससे बड़ी खबर सीबीआई के ऊपर अदालत का सवाल उठाना है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर जांच सही नहीं पाई जाती है तो कोर्ट का दायित्व केवल ऐसी सामग्री को खारिज करना नहीं, बल्कि जो संबंधित जांच अधिकारी हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करना भी है। यानी कि इस केस में सीबीआई अधिकारी ने जिस तरह से जांच की उसने एजेंसी की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जैसे क्या केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने किसी राजनीतिक दबाव में काम किया है? ये बड़ा सवाल है। क्या सीबीआई ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्हें फंसाने की साजिश रची? क्या सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए गंभीर आरोप लगाए? क्या शराब नीति से जुड़े इस केस में सीबीआई की जो जांच है वो निष्पक्ष नहीं थी? वैसे सीबीआई की कार्यप्रणाली शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि एजेंसी की तरफ से दर्ज किए गए जो ज्यादातर केसेस हैं वो लंबे समय तक लटके रहे। इन पर कोई फैसला नहीं हो सका है। हालांकि सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील जरूर की है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का
बस के लिए। सीबीआई की तरह ही ईडी की साख भी कटघरे में है। ईडी ने साल 2015 से लेकर 2025 तक नेताओं के खिलाफ 193 केस दर्ज किए। सिर्फ 2 में सजा हुई। ईडी के मामलों में सजा का औसत 1.03% रहा है। यही वजह है कि विपक्ष इन एजेंसियों पर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने के आरोप लगाता रहा है, जैसा इस बार भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केजरीवाल के बहाने बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है, केजरीवाल जी के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं। आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और भाजपा के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्मलज्जित हो रही होंगी। भाजपा ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है। ईडी हो, सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्थाएं हो, भाजपा जो है इसका अपने चुनाव और अपने पॉलिटिकल हित के लिए जो है इस्तेमाल करती है। और ये सब आज जो अरविंद केजरीवाल जी को जो बरी किया गया है, इससे ये साबित हो गया है। हम थोड़ा हैरान भी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का सत्य सारी दिल्ली को पता है। फिलहाल संभावना है कि केजरीवाल के बरी होने के बाद एक बार फिर जांच एजेंसियों को लेकर राजनीति तेज हो सकती है। 600 पन्नों के कोर्ट के आदेश ने सीबीआई की साख पर बड़ा बट्टा लगा दिया है। उस वक्त की याद ताजा हो गई है जब 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां की ओर से कहा गया था कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा, दिखाना होगा कि वो अब पिंजरे में बंद होता तोता नहीं रहा। हालांकि ये तो इस केस का कानूनी पहलू है। अब बात अरविंद केजरीवाल के आरोप मुक्त होने के बाद आम आदमी पार्टी की राजनीति में आने वाले परिवर्तन की कर लेते हैं। कोर्ट के फैसले से अरविंद केजरीवाल की ईमानदार वाली जो छवि है वो फिर से मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का इसके बाद जो मनोबल है वो बढ़ेगा, जो दिल्ली हार के बाद काफी मायूस है। पंजाब की राजनीति और अगले साल होने वाले चुनाव में पार्टी मजबूत होगी। चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जांच एजेंसियों की जो दुरुपयोग का नैरेटिव है वो पार्टी सेट करेगी। इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसकी राजनीति में भी अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी की तरह ही वो भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहा है। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। किस मुंह से बात करते हैं, शर्म नहीं आती कांग्रेस। पंजाब और गुजरात इलेक्शन के आने के जस्ट पहले फिर से वॉशिंग मशीन में डाला गया, हिला धुला के आपके सामने पेश कर दिया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, बीजेपी से मिली हुई है, इसलिए उनके कोई नेता जेल में नहीं जाते। राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी। दिल्ली की सियासत के बाद अब उत्तर प्रदेश की उस प्रतीक वाली सियासत पर हम आ जाते हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यानी अखिलेश यादव, उन्होंने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। अखिलेश यादव के 27 वाले इस दांव के केंद्र में 15 मार्च है। 15 मार्च को काशीराम की जयंती है। अखिलेश ने ऐलान किया है कि पार्टी काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाएगी। समाजवादी पार्टी इस दिन उत्तर प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए सभी पदाधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पत्र भेजा गया है। काशीराम को मायावती का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, लेकिन अब मायावती के गुरु का नाम लेकर अखिलेश यादव 27 की बाजी को साधना चाहते हैं। कैसे, अब इसे भी समझिए। काशीराम यूपी में दलित राजनीति के बड़े प्रतीक हैं। अखिलेश यादव की कोशिश यहां पर दलित वोटरों को संदेश देने की है। काशीराम के जरिए अखिलेश यादव की कोशिश बीएसपी के दलित वोटों में सेंध लगाने की कवायद की है। काशीराम के ही बहाने अखिलेश यादव
सामाजिक न्याय की सियासत को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव अब ठीक उसी मॉडल को अपना रहे हैं जिस पर अभी तक बीजेपी काम कर रही थी। जैसे बीजेपी सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस समेत कई महापुरुषों के नाम पर अपनी सियासी गाड़ी को दौड़ाती रही है। बिल्कुल उसी तरह काशीराम का नाम लेकर अखिलेश यादव अब अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं। अंबेडकर की ताकत और बीएसपी के कई बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाने के बाद अखिलेश यादव अब मायावती की सबसे बड़ी ताकत रहे कांशीराम पर सबसे बड़ा दांव खेल रहे हैं। अखिलेश का यही एक्सपोस्ट कांशीराम को यूपी की सियासत के सेंटर में ले आया। अखिलेश ने ऐलान किया कि 15 मार्च को कांशीराम की जयंती पर समाजवादी पार्टी पूरे राज्य में पीडीए दिवस मनाएगी। बीएसपी संस्थापक कांशीराम के बहाने अखिलेश की कोशिश दलित समाज के साथ भावनात्मक रिश्ता कायम करने की है। अखिलेश दलित समाज को संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी भी कांशीराम का मान, सम्मान और सियासी अहमियत देने में पीछे नहीं है। जो महापुरुष हैं, जिन्होंने वंचित, पीड़ित, शोषित समाज को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया है, समाज को आगे बढ़ाया है, अगर उनकी जयंती को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनाते हैं तो इसमें किसी को भी क्यों शिकायत होनी चाहिए। प्रतीकों की राजनीति में अभी तक बीजेपी आगे थी, लेकिन इस रेस में अब बीजेपी को किसी ने टक्कर दी है तो वो अखिलेश यादव ही नजर आ रहे हैं। अखिलेश अब लोहिया के साथ साथ अंबेडकर और कांशीराम की विचारधारा को साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि दलित समाज के विश्वास को जीत सके, 27 के रण में साइकिल दौड़ा सके। हालांकि अखिलेश का ये दांव कांशीराम की विरासत को आगे बढ़ा रही मायावती को पसंद नहीं आया। मायावती ने भी एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक कांशीराम जी की जयंती पर सपा पीडीए दिवस मनाएगी। ये विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाजी के सिवाय कुछ नहीं है। उन्होंने बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरुओं महापुरुषों का, उनके इस विद्यालय का नाम, हॉस्पिटल का नाम, जिलों का नाम बदल करके अपमान करने का काम किया, तो उनका एक ही नाटक सिद्ध हो रहा है। प्रतीकों वाली पॉलिटिक्स के कई सिरे हैं और हर कोई अपने अपने हिसाब से इन्हें पकड़कर रखना चाहता है। लेकिन जो दलितों की बात करती हैं बहन मायावती जी, पिछले 8-10 वर्षों से कौन सी बात उन्होंने दलितों के पक्ष में उठाई? तो जग जाहिर हो चुका है कि वो तो बीजेपी की बी टीम बन के हमारी बहन मायावती जी दिख रही हैं। कांशीराम की सियासी प्रयोगशाला से निकले अंबेडकरवादी विचारधारा वाले नेताओं को अखिलेश पहले ही पार्टी में सेट कर चुके हैं। इंद्रजीत सरोज से लेकर राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे पुराने बीएसपी नेता आज अखिलेश की साइकिल पर सवार हैं। इन्हीं के सहारे अखिलेश 27 के रण में दलित वोटों को साधना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, पीडीए की नीति पर चलने वाले अखिलेश यादव पर दलित नेतृत्व करती मायावती जी ने सही बात कही है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब भी दलितों के उत्थान की बात हुई, दलितों के स्वाभिमान की बात हुई, दलितों के सम्मान की बात हुई, तो समाजवादी पार्टी ने उन सारी चीज़ों का विरोध किया और उस पर रोड़ा अटकाया है। अब समाजवादी पार्टी केवल पीडीए के नाम पर राजनीति कर रही है और व्यवहार में उसने पीडीए के लिए, दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया है। यूपी में करीब 20% दलित वोटर हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 21% जाटा वोट मिला था, एसपी को 9%, बीएसपी को 65% जाटा वोट गए थे। एससी का 41% वोट बीजेपी, 23% एसपी और 27% वोट बीएसपी को गया था। समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि यादव मुस्लिम वोटों के सहारे बीजेपी से सत्ता नहीं छीन सकते, इसीलिए कांशीराम के जरिए दलित और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अखिलेश का कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाना भी इसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है।
काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाना एक तरह से अखिलेश यादव का अपनी पीडीए पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है। पीडीए में डी का मतलब दलित है। दलित वोट को बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से ये जो वोट है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसीलिए यह भी हो सकता है कि अखिलेश यादव अब काशीराम का नाम लेकर प्रतीकों वाली पॉलिटिक्स के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2023 में अखिलेश यादव ने रायबरेली के गौरा ब्लॉक में काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर यह संदेश दिया था कि वो सामाजिक न्याय की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे प्रतीकों को लेकर होने वाली जो सियासत है उसका एक चैप्टर पिछले साल 25 दिसंबर को भी ओपन हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं का अनावरण किया था। आज मायावती जी जीरो की तरफ जा रही हैं, शून्य हो गई हैं और मायावती बीजेपी की बी टीम के रूप में स्थापित हो गई हैं। ऐसे में दलित वोट कहीं जा सकता है, यह उम्मीद भी है और अखिलेश यादव को जरूर ये चीज़ दिख रही होगी। पूरा का पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी की राजनीति करती है, इस बात पे बहुत लगी है। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ूंगा। होली में अभी 3 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आज ही होली और दिवाली दोनों का ही जश्न एक साथ मना रही है। आम आदमी पार्टी के लिए आज वो खबर आई है जिसका इंतजार अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी का हर कार्यकर्ता कर रहा था। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। यानी यहां पर यह कह दिया गया है कि आप लोगों ने किसी तरह का कोई घोटाला नहीं किया। कोर्ट ने साफ कहा है कि सबूत नहीं है और कोई आरोप साबित नहीं होता। करीब 3.5 साल पहले शराब नीति को लेकर आरोपों और उसके बाद जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था, एक वक्त ऐसा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था और पूरे 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाए थे। आज फैसला आने के बाद जब अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात कर रहे थे तो वो भावुक हो गए और बिलखते हुए बोले कि बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए उनकी ईमानदारी को चोट पहुंचाने का षड्यंत्र रचा। हालांकि बीजेपी अब भी ये कह रही है कि सीबीआई के पास सारे सबूत मौजूद है और उन्हें हाईकोर्ट से सजा मिलेगी। क्या होगा ये आगे की बात है, लेकिन आज जो फैसला आया है वो इसी बात पर मुहर लगा रहा है कि दाग धुल गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति को लेकर जो कथित घोटाला हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बरी कर दिया गया है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। केजरीवाल के लिए शुक्रवार की सुबह सिर्फ राहत और सुकून भरा पैगाम लेकर नहीं आई थी, बल्कि ये खबर बताने आई थी कि आम आदमी पार्टी पर आरोपों का वनवास खत्म हो गया है और पार्टी को उनके कट्टर ईमानदार वाला तमगा वापस मिल गया है। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने
केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं है, बल्कि करीब 3 साल तक भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझते हुए पूछताछ और फिर जेल की सलाखों के पीछे तक के संघर्ष के निशान है, जिसके खत्म होने के बाद पूरा परिवार एक दूसरे से गले मिलकर भावुक हो रहा था। फैसले के बाद जैसे ही केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ अपने घर पहुंचते हैं, उनका परिवार फूलों से स्वागत करता है। केजरीवाल पत्नी सुनीता से गले लगकर भावुक हो जाते हैं। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। इसके बाद जब केजरीवाल मीडिया के सामने बात करने के लिए आते हैं, तो शुरुआत आरोपों की उसी टीस से करते हैं, जो उन्हें हर बार सालों से सालती रही। जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, लेकिन ये कहते कहते केजरीवाल की आवाज भारी होने लगती है, आंखें नम होने लगती हैं और फिर वो फपक कर रो पड़ते हैं। आम आदमी पार्टी बनने से पहले और बनने के बाद हर कदम पर उनके साथ मौजूद रहे साथी मनीष सिसोदिया पीठ पर हाथ फेरकर केजरीवाल को हिम्मत बंधाते हैं, लेकिन वो भी भावुक दिखते हैं। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। इसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी ब्रिगेड ने मोदी सरकार पर अटैक किया और एक सुर में यही बात दोहराई कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ढोल की आवाजें सुनाई देने लगी। बैंड पहुंच गया, पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। एक दूसरे को गुलाल लगाकर पार्टी को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी का बाहें फैलाकर स्वागत किया जाने लगा। स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी को ये तस्वीरें रास नहीं आ रही थी, इसीलिए हमला जश्न मनाने पर ही किया गया। सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है और इनकी आदत रही है, ये तो बेल मिलने पर भी डांस करते हुए आते हैं। तो एक निचली अदालत के और ये कहते हुए कि हमें साक्ष्यों की कुछ कमी आ रही है, वो साक्ष्य सारे सीबीआई के पास हैं और वो साक्ष्य सारे उन सारी एजेंसियों के पास हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को उच्च अदालत में सजा मिलेगी। मनोज तिवारी सिर्फ जश्न पर ही नहीं बल्कि केजरीवाल के आंसुओं पर भी अटैक कर रहे हैं। अरे भैया, ये तो इनसे बड़ा कोई ड्रामाबाज है क्या? मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, बड़े बड़े एक्टर फेल हैं। उस आदमी के आंसू की भी जांच करानी पड़ेगी लैब में ले जाके। कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार शाम को केजरीवाल पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, तो उन्होंने भी बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि हाई कोर्ट जाइए, लेकिन गवाह और सबूत कहां से लाओगे? सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। जैसे निचली कोर्ट में न्याय हुआ, ऐसे ऊपरी कोर्ट में भी न्याय हुआ। जब कोई सबूत है ही नहीं, जब कोई गवाह है ही नहीं, तो ऊपर के कोर्ट में भी कहां से लाएंगे सबूत, कहां से लाएंगे गवाह? ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सीबीआई ने कहा है कि जांच के कई पहलुओं पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया, इसलिए वो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ
दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मिसाल के लिए ये पोस्टर आप जरा देखिए जो दिल्ली बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि आपके पाप अभी धुले नहीं हैं। नीचे लिखा है कि निचली अदालत का फैसला है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बाकी है। दरअसल अगस्त 2022 में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था और ईडी के मामले में अभी सुनवाई जारी है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई मामले में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद ईडी मामले में भी वो बरी हो सकते हैं, क्योंकि फैसले के बाद ईडी का जो मामला है वो कमजोर पड़ गया है। और ये फैसला सिर्फ आपके लिए संजीवनी बनकर नहीं आया। आने वाले जो राज्यों में चुनाव हैं उससे लेकर विपक्ष के समीकरणों को भी बदलने और पलटने में ये अहम भूमिका निभा सकता है। चेहरे पर जीत का सुकून, आंखों में आरोप मिटा दिए जाने की चमक और विरोधियों को ईमानदारी वाला जवाब देने की मुस्कुराहट, सब कुछ इस तस्वीर में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। दिल्ली और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या खुद केजरीवाल भी भूल गए थे कि आखिरी बार इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो जनता के सामने कब आए थे। फैसले के बाद की अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी केजरीवाल मोदी सरकार के खिलाफ अपने चिर परिचित पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे थे और ताबड़तोड़ तीखे अटैक कर रहे थे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ये बताना नहीं भूले कि शराब घोटाले के झूठे आरोपों की वजह से उन्होंने और उनकी पार्टी के साथ परिवार ने भी कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। मेरे परिवार ने बहुत भोगा है, ये तो होना ही था। सत्य को एक दिन देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। पता है, ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अगर ये जेल में डाल देंगे तो फिर क्या बचा? और इतने फर्जी केस में फिर तो कुछ भी नहीं बचा। कल को स्टालिन साहब को जेल में डाल देंगे, ममता बनर्जी को, जो जहां इनकी पार्टी हारेगी उस मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, जनतंत्र ही नहीं बचा। ये दो तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि पिछले 2-2.5 सालों में कितना कुछ बदला है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते हुए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। केजरीवाल डायबिटीज के मरीज थे और उन्हें घर के खाने की इजाजत मिली थी। पत्नी सुनीता केजरीवाल उन्हें जेल में खाना देने के लिए जाती थी। लोगों के लिए काम की। उसके 2 बच्चे, बेटी भी IIT में, बेटा भी IIT में। बेटी भी नौकरी कर रही है कहीं पे, बेटा भी कहीं पे काम कर रहा है। और पता चलता है कि घर पर, मुख्यमंत्री के घर पे छापा मारने आई है ईडी, और बाप जो कि मुख्यमंत्री है उसको पकड़ के ऐसे ले गए जैसे मुर्गी के बाड़े से कसाई ले जाता है मुर्गी को उठा कर, ऐसे लेके गए। आप कल्पना कीजिए उन बच्चों की क्या हालत हुई होगी। ये सारी कहानी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी, जब केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। मई 2020 में दिल्ली सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी, जिसे 17 नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया था। ये विभाग डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अधीन था। शराब नीति लागू होने के करीब 7 महीने बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल कार्यालय और सीएम कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी। आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया में खामियां हैं और लाइसेंस धारकों को टेंडर के बाद फायदा दिया गया है, जिससे सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जुलाई 2022 में ही उपराज्यपाल ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। जांच का आदेश देने के सिर्फ 8 दिन बाद ही दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस लेने का फैसला कर लिया था।
17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया और करीब 6 महीने बाद 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया हिरासत में ले लिया। लगाए गए थे कि शराब कारोबार से जुड़े व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, जिसका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया और आपके नेताओं ने किया। एक्साइज स्कैम में, लिकर स्कैम में श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, दस्तावेज है, कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है। कहा जाता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है कि शराब में जो इन्होंने घोटाला किया है उसमें जब डूब रहे हैं तो इधर उधर के बेल ऑर्डर पे सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप तो यहाँ तक थे कि मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर सबूत मिटाए हैं। दिन गुजरते गए और फिर शिकंजा केजरीवाल से लेकर संजय सिंह तक कस गया। अब ये साबित हो गया है कि कोई आधार सीबीआई के पास नहीं था। और जब हम लोग ये बात कहते थे कि भाई कोई रुपए की बरामदगी हुई हो, कोई जमीन का कागजात मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई सोना गहना मिला हो, क्या मिला आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ या मेरे खिलाफ? कुछ नहीं। तो एक झूठा बेबुनियाद केस ये बना रहे थे। केजरीवाल का कॉन्फिडेंस हाई है क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में शराब घोटाला केस को खारिज कर दिया है, बल्कि सीबीआई के अफसरों के खिलाफ यहां एक्शन की बात कही जा रही है। कोर्ट ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कोट करते हुए कहा कि कहीं भी अन्याय होना हर जगह न्याय के लिए खतरा है। न्याय किया जाए चाहे इसके लिए आकाश ही क्यों न गिर पड़े। कोर्ट ने कहा कि ये सिद्धांत इस बात की लगातार याद दिलाते हैं कि जो न्यायपालिका है उसका काम न तो सुविधाजनक नतीजे निकालना है और ना ही उनका काम किसी प्रभावशाली या प्रमुख नैरेटिव का समर्थन करना है। काम है कानून के शासन को बनाए रखना। अदालत ने कहा कि सिर्फ इन आदर्शों से जुड़े रहने पर ही न्याय व्यवस्था में जो नागरिक हैं उनका विश्वास कायम रह सकता है। और इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी का हर सदस्य यही कह रहा है कि आज एक बार फिर बाबा साहेब के बनाए संविधान पर फख्र महसूस हो रहा है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के ऊपर उन्होंने, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सीबीआई अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, कभी ऐसा ऑर्डर देखा है? इसका मतलब कितना फर्जी मुकदमा था कि सीबीआई के अफसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और राजनीति के लिहाज से इस फैसले ने आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत दी है। दरअसल केजरीवाल और सिसोदिया के आरोप मुक्त होने से उनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि बहाल हुई है, जिसे 2025 के चुनाव में सबसे बड़ी चोट लगी थी और दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से निकलकर पूरे 27 साल बाद बीजेपी के हाथ में आ गई थी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ। केजरीवाल के लिए कोर्ट का फैसला कितनी बड़ी संजीवनी है उसे इस वीडियो से समझिए, जो खुद पार्टी ने एक्स पर शेयर किया है। मैंने तो राजनीति में इतना ही सीखा है कि जब जनता अपना मन बना लेती है तो भले ही उनके सामने कितना बड़ा तानाशाह हो, पूरे सिस्टम की ताकत हो या बड़ी बड़ी पार्टियां हो, जनता सबको ध्वस्त कर देती है। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी को अपनी नींव बनाकर आम आदमी पार्टी ने देश को एक नया विकल्प दिया था। 2011-12 में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति का चेहरा बने अरविंद केजरीवाल ने अपने आंदोलन से सत्ता बदल दी, लेकिन फिर हुआ ये कि एक दशक बाद वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए। 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीती थी। 2020 में 70 में 62 सीटें जीती, लेकिन 2025 में आप सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गए, क्योंकि जनता ये स्वीकार नहीं कर पाई कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक योद्धा खुद आरोपी बना। लेकिन इस फैसले ने साबित किया कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। कुल मिलाकर अब जो कहानी है वो ये है कि आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति पर जो बट्टा लगा था उसने कार्यकर्ताओं की मनोबल को तोड़ दिया था।
लेकिन आज जो फैसला आया उसने नई ऊर्जा देने का काम किया और आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाले पंजाब से लेकर यूपी और गोवा तक के चुनाव में नई ताकत के साथ हुंकार भरती दिखाई देगी। तो मेरे साथ भारत की बात में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।